हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट का यूनिट 4 का कंप्लीट वन शॉट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में डिफेक्ट डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन कंप्लीट यूनिट ये फिनिश करूंगा। जितने भी टॉपिक्स आपको सिलेबस में यहाँ पे दिख रहे हैं, मैंने सारे टॉपिक्स इस वन शॉट के अंदर कवर करा दिए हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 को। ऑलरेडी आई होप सो आपने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। नहीं देखा तो एग्जाम टाइम में देख रहे हो तो जाके देखना, पांचों यूनिट बाय द वे अपलोड हो गई होगी। एक बार प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना। अदर भी सब्जेक्ट का वहां पे प्लेलिस्ट बना है, जाके जरूर चेकआउट करना। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हो, प्लीज सब्सक्राइब करना। काफी सारे लोग लेक्चर देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगता है लेक्चर को बनाने में। ओके, और लाइक कर देना लेक्चर को। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ लेक्चर को। ये रहा आपका सिलेबस, डिफेक्ट डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन। यूनिट का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है नोट्स का। इजी वाले नोट्स का डाउनलोड कर सकते हो, सिंपल। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, यूनिट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? क्वालिटी के बारे में पढ़ा था। देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सब्जेक्ट को अगर पढ़ना चाहते हो, रटना नहीं चाहते हो, तो यूनिट फर्स्ट से पढ़ो। चीजें समझ में आएगी ना, पूरा रिलेटेड है हर एक चीज यहाँ पे। तो यूनिट फर्स्ट में हमने क्वालिटी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, राइट। फिर सेकंड यूनिट में क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा। फिर थोड़ा और आगे हम बढ़े तो चार्ट वगैरह में कैसे हम क्वालिटी को मेजर करते हैं, देखते हैं। आर चार्ट, सी चार्ट क्या है, राइट, इसके बारे में अब थोड़ा सा और आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या होगा ना, डिफेक्ट डायग्नोसिस, यूनिट का नाम ही है डिफेक्ट डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन। कैसे हम डिफेक्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या डायग्नोसिस, क्या मेथड्स होते हैं, एमटीटीएफ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से इस यूनिट की जो कहानी है स्टार्ट होगी, राइट। यूनिट का नाम ही है आपका डिफेक्ट डायग्नोसिस। चलो समझते हैं यहाँ पे डिफेक्ट डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है। देखो, डिफेक्ट डायग्नोसिस नाम से नहीं क्लियर हो रहा है। डिफेक्ट डायग्नोसिस मतलब यहाँ पे की आइडेंटिफाई करना, राइट, एनालाइज करना, जो रूट कॉज है किसी भी डिफेक्ट का, राइट, यही होता है आपका डिफेक्ट डायग्नोसिस। ओके, ये चीज होता है। तो आपने सुना होगा एरर, एरर को डायग्नोसिस करना, राइट। तो एरर का रूट कॉज मतलब समझना, ये एरर क्यों आई, इसका कारण समझना, यही होता है आपका डायग्नोसिस का मतलब। समझ पा रहे हो आई थिंक। तो डिफेक्ट डायग्नोसिस का बस मतलब यही है कि आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना, रूट कॉज उस डिफेक्ट का, कि वो क्यों आया। प्रोडक्ट अगर स्क्रैच हो गया, राइट, मान लेते हैं प्रोडक्ट हमारा स्क्रैच है, राइट, उसमें स्क्रैच है, तो उसका रूट कॉज पकड़ना क्यों था, राइट, इसी को डायग्नोसिस करना बोलते हैं, राइट। समझ पा रहे हो, ठीक है। जैसे वही आप लिखा है, अगर मान लो प्रोडक्ट में कोई क्रैक हो जाता है, राइट, तो उसमें हम क्या करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे अच्छे से, मटेरियल की क्वालिटी देखेंगे, ऐसा क्यों हुआ, क्यों क्रैक हुआ प्रोडक्ट। ठीक है, मशीन का प्रेशर क्या ज्यादा पड़ गया, इस वजह से क्रैक हो गया। सारी चीजें वहां वहां पे ना देखना, कुल मिला के रीजन फाइंड आउट करना, उसके रूट कॉज को, बस। इसका स्टेप भी होता है, ठीक है। स्टेप डिफेक्ट डायग्नोसिस का क्या होता है, पहले हम क्या करेंगे, डिफेक्ट को पहले पहचानेंगे। आखिर डिफेक्ट कितने टाइप्स के, तो काफी सारे वहां पे टाइप्स के मैंने पढ़ा रखे हैं। यूनिट थर्ड में था, राइट। टॉपिक इसीलिए बताया, कनेक्टेड चीजें हैं, राइट। तो माइनर डिफेक्ट है, मेजर डिफेक्ट या कोई क्रिटिकल डिफेक्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे हम उसके टाइप को, ठीक है। फिर हम डेटा कलेक्ट करेंगे, राइट, डेटा कलेक्ट करेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम स्टडी करेंगे प्रोसेस कंडीशंस को, मतलब जो प्रोडक्शन प्रोसेस था, राइट, वो स्टेबल था कि नहीं था, राइट, उसका क्या मतलब कंडीशन था, उसको हम स्टडी करेंगे। फिर हम टूल्स का यूज करेंगे, राइट, जैसे पैरेटो चार्ट हमने पढ़ा, फिशबोन डायग्राम हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इन सब का यूज करके, इन चार्ट का यूज करके हमें क्या पता चलता था, कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव है कि नहीं, राइट। तो ये सब जब हम बनाएंगे चार्ट, राइट, तो हमें यहाँ पे रूट कॉज मिलेगा। जैसे एक फिश बोन डायग्राम क्या होता था, ये मेन इंपॉर्टेंट मेजर प्रॉब्लम यही बता देता था आपका, राइट। ये बता देता था फिश बोन जो डायग्राम होता है, राइट, कि जो आपका मेजर प्रॉब्लम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो क्या है, राइट। इसीलिए बता रहा हूँ, ये सब यूनिट थर्ड में ही बताया था। बाकी स्टेप देखो, आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, पॉइंट्स जस्ट आपको इसके याद रखने हैं, राइट। ये सारी चीजें फिर इसके अंदर आप लिख पाओगे, ठीक है, अच्छे से अपने लैंग्वेज में। समझ में आ गया डिफेक्ट डायग्नोसिस क्या है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं, दैट्स इट। नाउ डिफेक्ट डायग्नोसिस हमने समझ लिया। नाउ डिफेक्ट प्रिवेंशन क्या होता है। सिंपल देखो, सिंपल यहाँ पे डिफेक्ट होने से पहले ही, राइट, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब कि प्रॉब्लम होने से पहले ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेना, मींस कि, या प्रॉब्लम से बचा लेना, इसी चीज को हम प्रिवेंशन ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफेक्ट प्रिवेंशन है, मतलब कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डिफेक्ट हो जाए फिर उसका हम फिक्स करें या डायग्नोसिस करें। डायग्नोसिस से पहले ही आ जाता है हमारा प्रिवेंशन, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हम क्या करें, स्टॉपिंग डिफेक्ट्स बिफोर दे अकर। ऐसा नहीं कि डिफेक्ट हो जाए फिर हम उसे प्रिवेंट करें, राइट। डिफेक्ट हो ही ना, हम ऐसा यहाँ पे कोशिश करते हैं, राइट, प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग डिफेक्ट्स हम उसे प्रिवेंट कर लें। ओके, ये चीज हो गया। ये वही हो गया, जैसे समझ पा रहे हो आई थिंक। तो जैसे अब ऐसा नहीं है, आप मतलब अच्छे से ही पढ़ाई कर लो तो बैक ना आए। ऐसा नहीं कि बैक आ जाएगा तो फिर मैं अच्छे से पढ़ूंगा क्लियर करने के लिए, राइट। तो ऐसा पढ़ो कि बैक ही ना आए, ठीक है। तो समझ पा रहे हो ये प्रिवेंशन क्या मतलब है, ठीक है। तो
अगर यहाँ पे इफ डिफेक्ट इज ड्यू टू पुअर ट्रेनिंग, सो प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, राइट। प्रिवेंशन का तरीका यहाँ पे कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है मेथड पूछता है ये डिफेक्ट प्रिवेंशन का, ठीक है, कंबाइन करके ही पूछेगा, उसे मेथड्स भी एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है। तो ये पॉइंट जस्ट आपको लिखने हैं, ये कैसे आपका डिफेक्ट कैसे प्रिवेंट करोगे, डिफेक्ट ना हो इसके लिए क्या तरीका आप वहाँ पे यूज करोगे। देखो ये सारे मेथड्स हैं। हम क्या करेंगे, पहला यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग यहाँ पे हम करेंगे, मतलब कि जब जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं वर्कर्स जो भी हैं, राइट, अगर वो अच्छा से मतलब काम करेंगे तो प्रोसीजर हमारा अच्छे से होगा, प्रोसीजर अच्छे से होगा तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा फिर यहाँ पे हमारे पास है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ओके, मतलब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है किसी चीज को बनाने में, ठीक है। तो ये स्टेप याद रखना। तो क्लियर वर्क इंस्ट्रक्शन सब लोग फॉलो कर रहे हों। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी इंपॉर्टेंट है। मशीन ऐसा ना हो कि फिजिकल चीजें ही बेकार है, राइट, मशीनी सही से काम नहीं कर रहा है तो रेगुलर मशीन चेकिंग, ये सारी चीजें। प्रोसेस कंट्रोल, यूज कंट्रोल चार्ट्स टू मॉनिटर प्रोसेस, ठीक है, हम कंट्रोल चार्ट का यूज करते हैं प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए। ओके, गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल्स वहां पे यूज करो, राइट। एरर प्रूफिंग, राइट, एरर प्रूफिंग का मतलब यहाँ पे है कुछ सिस्टम को डिजाइन करना जिससे कि मिस्टेक को प्रिवेंट करते हैं, आगे भी आएगा देखते हैं इसको, ठीक है। बस अभी याद रखो ये सारे हमारे क्या होते हैं, डिफेक्टिव प्रिवेंशन के मेथड्स होते हैं, ठीक। ये हो गया आपका डिफेक्ट डायग्नोसिस क्या है और डिफेक्ट प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, उसका मेथड्स इंपॉर्टेंट था, ठीक। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन वाइज जैसे समझते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सप्लेन विच डिफेक्ट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड एंड द मीजर टू कंट्रोल दिस डिफेक्ट। ओके, कह रहा है कि एक्सप्लेन करो विच टाइप्स ऑफ डिफेक्ट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, किस टाइप के जो हम डिफेक्ट्स होते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, राइट, एंड द मीजर टू कंट्रोल दिस डिफेक्ट, राइट। और इन डिफेक्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे ये सब हमें बताना है, तो आंसर कुछ इस तरीके से लिखना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले पूछा था विच डिफेक्ट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कि नॉट ऑल डिफेक्ट्स नीड इक्वल अटेंशन, राइट। कुछ डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत मतलब टाइप्स में ही मैंने बताया था आपको, राइट। कुछ मेजर ऐसे डिफेक्ट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे फिक्स करना, राइट। जैसे कोई प्रोडक्ट है, राइट, जैसे कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में मान लेते हैं एक तो हमारा स्क्रैच है, राइट, स्क्रैच का हो जाएगा। दूसरे में मान लेते हैं इसमें कलर डिफेक्ट है, राइट, और इसमें कोई माइनर डिफेक्ट मान लेते हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट जो मोर सीरियस हमारे पास जो डिफेक्ट है ना वो स्क्रैच का है, पहले इसे फिक्स किया जाएगा। तो इसे इमीडिएटली यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं कि जो मेजर प्रॉब्लम थी उसे नहीं, पहले छोटे वाले प्रॉब्लम को कलर के पीछे पड़े हैं वहां पे, ठीक है। तो समझ पा रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे यही है कि मतलब कि जो मोर सीरियस यहाँ पे डिफेक्ट होंगे उसको यहाँ पे हम करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो पहले हमारे पास है क्रिटिकल डिफेक्ट्स। हाँ, यही सारे टाइप्स थे, याद आ गया टाइप्स ऑफ डिफेक्ट में, क्रिटिकल, मेजर, माइनर भी था, ठीक है। क्रिटिकल डिफेक्ट्स कुछ हमारे पास होते हैं जो बहुत डेंजरस होते हैं यूजर्स के लिए, इसे इमीडिएट फिक्स किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कैन कॉज इंजरी और सेफ्टी इश्यूज, राइट, मेक प्रोडक्ट कंप्लीटली अनयूजेबल, मस्ट बी इन्वेस्टिगेट फर्स्ट, इसे हम जल्दी से इन्वेस्टिगेट करते हैं, राइट। जैसे मान लो कार है, राइट, मान लो कार एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब कार में ब्रेक फेल हो गया, राइट, तो बहुत मतलब सीरियस इशू है, राइट। दूसरा हमारे पास यहाँ पर टाइप बता सकते हो, लिख सकते हो पॉइंट में, मेजर डिफेक्ट अफेक्ट परफॉर्मेंस, ये भी है, परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की गिरेगी, राइट, फंक्शंस डिस्टर्ब होगा, रिड्यूस प्रोडक्ट लाइफ, ओके, शुड बी इन्वेस्टिगेटेड क्विकली। ओके, से मोबाइल बैटरी ड्रेन हो रही है किसी भी प्रोडक्ट की, राइट, किसी भी मोबाइल की, तो ये भी क्या है, मेजर डिफेक्ट ही है। ओके, समझ पा रहे हो। और माइनर भी होता है, उसका भी कुछ एग्जांपल लेके दिख बता देना, ठीक है। बाकी बताया था यूनिट थर्ड में, देखो अब नेक्स्ट हमारे पास इसी में क्वेश्चन था, यहाँ पे देखो क्वेश्चन भी पूछा था हमसे, हम हमने तो इसका इतना आंसर दे दिया, ठीक है। नाउ इसका मेजर टू कंट्रोल दिस डिफेक्ट, ओके, देखो तो कैसे हम मेजर करेंगे, मतलब कैसे कंट्रोल करेंगे इन डिफेक्ट्स को। तो पहला हमारे पास रूट कॉज एनालिसिस, मतलब कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे टूल्स होते हैं, जितना चार्ट पढ़े थे ना वहाँ पे यूनिट थर्ड में, लाइक फिशबोन डायग्राम, पैरेटो चार्ट या पैरेटो डायग्राम, ओके, आर चार्ट भी था कहीं ना कहीं, वो इसी पे काम कर रहा था, राइट। तो ये एक्चुअल कॉस्ट फाइंड करता है, ओके। नाउ फिर हम क्या करेंगे, कॉस्ट फाइंड कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रोसेस कंट्रोल को इम्प्रूव करेंगे, कंट्रोल चार्ट का यूज करेंगे, मॉनिटर करेंगे वेरिएशन को, राइट। क्या हमारा जो प्रोडक्शन है मतलब स्टेबल है कि नहीं, राइट, आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं है, ये चीज मॉनिटर करना। मेंटेन स्टैंडर्ड प्रोसीजर, राइट, स्टैंडर्ड प्रोसीजर भैया फॉलो होना चाहिए जब हमारा वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है।
फिर यहाँ पे स्टेप याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है? और ईज़ी है यहाँ पे। ट्रेनिंग ऑफ ऑपरेटर्स मतलब जो भी ऑपरेटर मतलब वर्कर जो वहाँ पे काम कर रहे हैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट में जो इन्वॉल्व हैं, उनको ट्रेन करना, उनको प्रॉपर स्किल डेवलप करना, तभी तो अच्छे से हो पाएगा चीज़ें, ठीक है? फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब कि यहाँ पे मशीन का चेकिंग करना, मतलब ऐसा ना हो कि फिजिकल चीज़ें ही बेकार हैं, ठीक है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को मेंटेन रखना, राइट? इम्प्रूव मटेरियल की क्वालिटी, यहाँ पे इम्प्रूव होना, इंस्पेक्ट इनकमिंग मटेरियल जो इनकमिंग मतलब सप्लायर जो भी सप्लाई करने वाला है मटेरियल्स वगैरह, ठीक है? उसको मॉनिटर करना, उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं सही है, राइट? ठीक है? नाउ कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग, रेगुलर क्वालिटी मतलब चेक करना, इंस्पेक्शन चेक, ये हमारा हो जाएगा कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग में, ठीक है? तो ये सारे हमारे पास पॉइंट्स यहाँ पे हो जाएगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ डिफेक्ट्स, राइट? तो पहले तो यहाँ समझते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट का क्या मतलब है। देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट का मतलब है फाइंड करना विच पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉल्टी और नॉट वर्किंग प्रॉपरली। यही होता है भैया, आइडेंटिफाई करना डिफेक्टिव कंपोनेंट को। कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में डिफेक्टिव कंपोनेंट क्या है, राइट? तो वही उस प्रोडक्ट में देखना कि क्या चीज में फॉल्ट मतलब फॉल्टी है या क्या चीज ऐसा काम सही से नहीं कर रहा है। ये होता है आइडेंटिफाई करना डिफेक्टिव कंपोनेंट का मतलब, ठीक? समझ में आ रहा होगा। तो ये लिखा है जैसे यहाँ पे लिखा है एग्जांपल देखो, इफ अ टीवी इज नॉट वर्किंग, तो क्या करेंगे? अब काम नहीं कर रहा है तो उसके अंदर कंपोनेंट देखो ना, क्या एक्चुअल फॉल्ट कहाँ पे आ रहा है, राइट? मे बी पावर सप्लाई ही नहीं उसे सही से मिल रहा है, सर्किट बोर्ड उसका खराब हो गया है, राइट? डिस्प्ले पैनल ही बेकार हो गया है। तो मतलब यहाँ पे ना कंपोनेंट को पहचानना, यही आइडेंटिफिकेशन मतलब समझ पा रहे हो, ठीक है? ये हो जाएगा। ओके, नाउ इसका स्टेप होता है स्टेप टू आइडेंटिफाई डिफेक्टिव कंपोनेंट, ठीक है? तो पहले हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें आपको पॉइंट्स याद कर लेने हैं। तो यहाँ पे से इंस्पेक्ट द प्रोडक्ट केयरफुली, पहले हम प्रोडक्ट को केयरफुली इंस्पेक्ट करेंगे तो हमें फॉल्ट मिलेगा वहां पे, राइट? फिर टेस्ट करेंगे हर एक कंपोनेंट को अलग अलग, ठीक है? फिर कंपेयर करेंगे उसे स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन से, ओके? फिर चेक करेंगे कस्टमर का कंप्लेंट क्या था, राइट? फिर उस रिगार्डिंग हम वहां पे चेक करेंगे, ठीक है? फिर यूज़ करेंगे टेस्टिंग, जो हमारे पास वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसका यूज़ करके फिर हम देखेंगे वहाँ पे क्या चीज़ मतलब फॉल्टी है वहाँ पे, ठीक है? ये स्टेप हमारे पास होता है, ठीक है? ये तो हमने आइडेंटिफिकेशन का समझ लिया, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी मतलब प्रोडक्ट में डिफेक्ट को। दीज़ आर द प्रोसेस, ठीक है? नाउ यहाँ पे हमारे पास है एनालिसिस ऑफ अ प्रोसेस, राइट? एनालिसिस ऑफ प्रोसेस का मतलब क्या है? देखो, प्रोसेस एनालिसिस का मतलब है स्टडी करना द प्रोडक्शन प्रोसेस टू फाइंड वेयर डिफेक्ट्स आर अकरिंग, राइट? सो प्रोसेस एनालिसिस का मतलब है स्टडी करना प्रोडक्शन प्रोसेस को टू फाइंड वेयर डिफेक्ट्स आर अकरिंग, कि कहाँ पे बेसिकली हमारा डिफेक्ट डिफेक्ट जो है अकर हो रहा है। ये चीज हमारा इसको फाइंड करना, एक बेसिकली प्रोसेस हमारा यही होता है कि प्रोसेस को एनालिसिस करना, राइट? सिंपल प्रोसेस कहाँ होगा? प्रोडक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट डेवलप हो रहा होगा, वो प्रोडक्ट को डेवलप करना सिंपल इज अ प्रोडक्ट इज अ प्रोसेस, राइट? तो यही मतलब फाइंड करना कि डिफेक्ट डिफेक्ट कहाँ पे अकर हो रहा है, ठीक है? मशीन में हो रहा है कि मेथड में हो रहा है कि मटेरियल ही खराब है या मैन पावर वर्कर ही सही से काम नहीं कर रहे हैं। ये चीज एनालिसिस करना प्रोसेस को एनालिसिस ऑफ प्रोसेस कहलाता है, मतलब इसे कहते हैं, राइट? ठीक है? स्टेप्स की बात करते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे प्रोसेस फ्लो डायग्राम को। पीएफडी पढ़ाया था मैंने, राइट? देखो इसमें ना फोर्थ यूनिट में तो थ्री फोर तो बहुत रिलेटेड है। यूनिट थर्ड यूनिट फोर अगर देखो ना, यूनिट फोर का मतलब 50% जो 50% टॉपिक है इस पे यूनिट थर्ड पे डिपेंड है। तो यूनिट थर्ड पहले पढ़ लेना, ठीक है? क्योंकि अब पीएफडी में आपको अलग से बताऊं, ये ऑलरेडी यूनिट थर्ड में आ चुका है, ठीक है? डिटेल पढ़ाया था पूरा डायग्राम से। तो स्टडी करेंगे प्रोसेस फ्लो डायग्राम को, राइट? ठीक है? प्रोसेस फ्लो डायग्राम हमें क्या बताता था, यहाँ पे इन शॉर्ट बताऊं, पूरा प्रोसेस बताता है किसी भी प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन हो रहा होता है, वो कैसे मतलब कि किस स्टेज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब हमारा प्रोसेस फ्लो डायग्राम बता देता है, ठीक है? फिर कलेक्ट करेंगे वहां से डेटा को, हर एक चीज यहाँ से पता चल जाएगी, वहां से हम डेटा को कलेक्ट कर लेंगे डिफेक्ट के बारे में जो हमें जानना होगा। फिर हम वहाँ पे पैरेटो चार्ट बनाते हैं, राइट? क्योंकि पैरेटो चार्ट हमें क्या बताता था, राइट? सब बताया था यूनिट थर्ड में। क्या बताता था? मेजर डिफेक्ट बताता है, राइट? तो मेजर डिफेक्ट डिफेक्ट में कौन बताएगा? पैरेटो चार्ट बता देगा, ठीक है? फिर हम फिशबोन डायग्राम यूज कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, हमें रूट कॉज पता चल जाता था, ठीक है? फिर लास्ट में मशीन की सेटिंग्स देख लेंगे, प्रोसीजर देख लेंगे, तो फिक्स हो जाता है हमारी प्रॉब्लम, ठीक है? तो ये हमारा होता है स्टेप्स, ये पॉइंट्स याद रखना, ठीक है? और प्रोसेस एनालिसिस हमारा इंपॉर्टेंट होता है रूट कॉज को फाइंड करने के लिए। इफिशिएंसी बढ़ती है, रिड्यूस स्क्रैप एंड रीवर्क, राइट? मेंटेन्स कंसिस्टेंट क्वालिटी, दैट्स इट। ओके।
ये हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं, चलो ये सब तो अभी तक जितना हम समझ रहे थे ना, डिफेक्ट को पकड़ने का तरीका बोल सकते हो, डिफेक्ट को पकड़ने का तरीका बोल सकते हो, या डिफेक्ट को फाइंड करने का एक तरीका बोल सकते हो, सब जो भी हम कर रहे थे, एनालिसिस करना, राइट, कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना, डिफेक्टिव कंपोनेंट को। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे, राइट, मतलब कि करेक्टिव कुछ मेथड्स हैं, राइट, राइट। तो यहाँ पे लिखा है करेक्टिव मेजर्स फॉर द डिफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। करेक्टिव मेजर्स आर द एक्शंस टेकन टू रिमूव द कॉज ऑफ डिफेक्ट एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम हैपनिंग अगेन, राइट। एक बार हमने पकड़ लिया, राइट, डिफेक्ट, हाँ, ये हमारा जो है डिफेक्ट था प्रोडक्ट में। अब इसके कॉज को देखेंगे, इसकी ये प्रॉब्लम आई कहाँ से, उसको रूट कॉज को पकड़ना, उसको फिक्स करना, करेक्ट करना, करेक्ट कर दें जिससे कि इन फ्यूचर मतलब दोबारा अगेन वो ना हो, ठीक है। ये होता है करेक्टिव मेजर, राइट, कम मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे इसका देखो स्टेप होता है इसका भी, जैसे स्टेप पहले हम क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शन के पहले पहले तो हम डिफेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो करेंगे। तो वो कोई सा मेथड आप यूज कर सकते हो। पहले हम यहाँ पे देखो डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, रूट कॉज पता करेंगे, फिर प्रोसेस को एनालाइज करेंगे। कॉज पता चल गया कि हाँ डिफेक्ट जो था किस वजह से था, मिल गया हमें, ठीक है। अब हम करेक्टिव मेजर यूज कर सकते हैं, मतलब क्या करेंगे, पहला हमारे पास स्टेप यहाँ पे होता है प्रोसेस इंप्रूवमेंट, ठीक है। हम प्रोडक्शन मेथड को इम्प्रूव करेंगे, अननेसेसरी स्टेप्स को हटा देंगे, स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर का यूज करेंगे, राइट। अगर स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो पहला हमारे पास प्रोसेस को इम्प्रूव करना, ओके। फिर मशीन के मेंटेनेंस को इम्प्रूव करना, रिपेयर करिए फॉल्टी जो मशीन है, राइट। रेगुलर मशीन का सर्विस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉपर कैलिब्रेशन भी यहाँ पे है, राइट। तो मशीन मेंटेनेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर्स, वर्कर को ट्रेन करना, इंप्रूव करना मटेरियल की क्वालिटी को, स्ट्रेंथ करना बेसिकली इंस्पेक्शन को, राइट, अच्छे से इंस्पेक्ट करना, इंक्रीज करना मॉनिटरिंग, ओके। और एरर प्रूफिंग, डिजाइन करना है ऐसे सिस्टम को सो मिस्टेक्स कैन नॉट हैपन, ओके। ये चीज है। तो जैसे मशीन अचानक से मान लो स्टॉप होकर गया, तो मशीन की में भी सेटिंग यहाँ पे रॉन्ग हो, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन अपडेट करिए स्टैंडर्ड एसओपी का मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को, जैसे करेक्ट गाइडलाइन लोग फॉलो करें, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 7 पॉइंट्स है ना करेक्टिव मेजर्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, लिख पाओगे फिर। तो इम्पोर्टेंस इसका यही है, डिफेक्ट रेट हमारा बहुत कम हो जाता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती है, कॉस्ट हमारा कम बचेगा। देखो डिफेक्ट बार बार नहीं हुआ तो कॉस्ट तो बचेगा ही, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फाई होगा। एक बार आपकी कंपनी ने प्रोडक्ट गलती से मतलब कि रॉन्ग मतलब कि डिफेक्टिव प्रोड्यूस कर दिया, बार बार अगर वहां पे आप प्रोड्यूस करोगे डिफेक्टिव तो कस्टमर्स अनसेटिस्फाई होगा, मतलब कि सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे है, लिख पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है, रिलायबिलिटी, राइट। बेसिकली रिलायबिलिटी क्या है और फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं रिलायबिलिटी को, ये यहाँ पे देखते हैं, ओके। फिर आगे का टॉपिक, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या होती है रिलायबिलिटी का, नाम से क्लियर हो रहा है, रिलायबिलिटी में भरोसे मतलब भरोसेमंद, राइट। तो ये चीज होती है, रिलायबिलिटी का मतलब है बेसिकली कोई भी जो प्रोडक्ट है ना उसकी रिलायबिलिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट टू परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन प्रॉपर्ली फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम अंडर गिवन कंडीशन विदाउट फेलियर, ओके। ये चीज है। अब एक मान लो प्रोडक्ट है, राइट, मान लेते हैं एप्पल ब्रांड एग्जांपल लूंगा यहाँ पे, आईफोन है, राइट। मान लेते हैं अगर इसका स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन इसे बोला गया है कि फोन कभी हैंग नहीं करेगा, तो अगर ये हैंग कर दिया बीच में तो ये रिलायबल नहीं होगा। अगर हैंग नहीं करेगा, बाय द वे करता नहीं है राइट। तो अगर नहीं करता है, बैटरी परफॉर्मेंस अच्छा जैसे बोला जाता है वैसे अगर मिल रहा है, इंटेंडेड अगर फंक्शन आपको मिल रहा है जैसे बोला गया था वैसे मिल रहा है, मतलब प्रोडक्ट आपका रिलायबल है। यही होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब कि कोई प्रोडक्ट कितने लंबे समय तक काम कर रहा है बिना ब्रेक डाउन किए हुए, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा हुआ है वही सेम चीज। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रिलायबिलिटी को, अगर रिलायबिलिटी आपकी बेकार हो रही है तो क्यों हो रही है, अच्छी है तो क्यों हो रही है, यहाँ पे वही लिखा है। क्वालिटी ऑफ अ डिजाइन, मतलब प्रोडक्ट की जो डिजाइनिंग है ना उसकी क्वालिटी ही अच्छी है, इस वजह से यहाँ पे हो सकता है। गुड डिजाइन इंक्रीज करता है रिलायबिलिटी को, पुअर डिजाइन लीड्स टू अर्ली फेलियर, राइट। क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, तो क्वालिटी ऑफ डिजाइन हमारे पास हो जाएगा। क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल्स इंप्रूव रिलायबिलिटी, राइट। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है ना प्रोडक्ट की जो डिजाइन है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और प्रोडक्ट जिस मटेरियल का मिल के बना है वो मटेरियल भी बहुत अच्छा है, तो इससे क्या होगी ओवरऑल जो प्रोडक्ट होता है ना वो रिलायबल होता है, ठीक है। अब देखो जैसे आईफोन का एग्जांपल मैंने भी लिया, तो आईफोन ओवरऑल क्यों अच्छा होता है, क्यों परफॉर्मेंस सिक्योरिटी रेट सब अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर जो कंपोनेंट, इसके जो रैम, इसमें जो बोल सकते हो मदरबोर्ड, जो कुछ भी यूज होता है वो कंपोनेंट ही, वो मटेरियल ही बहुत अच्छा है, राइट। हो सकता है ऐसे ही। तो
अगर पुअर ही चीज़ें वहाँ पे यूज़ कर ली जाए उसको बनाने में तो फिर ओवरऑल तो बेकार ही होगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। कोई भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसका अच्छा है, प्रॉपर प्रोसेस कंट्रोल मतलब पूरा फॉलो किया जाता है उसको बनाने में, राइट? होता होगा ऐसे, तभी अच्छा होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं रिलायबिलिटी को। आगे भी है ऑपरेटिंग कंडीशंस, मतलब कि ओवरलोडिंग नहीं हो रही, हाई टेम्परेचर, रफ यूजेस मतलब ये सब रिड्यूस करना है रिलायबिलिटी को, मेंटेनेंस अच्छे से हो उसको, ठीक है? अब उसमें मान लो सॉफ्टवेयर अपडेट ही ना आए, राइट? मैं अभी यहाँ पे एग्जांपल ऐसे ले रहा हूँ मोबाइल फोन का, ये भी एक प्रोडक्ट ही है, तो उसमें अगर मेंटेनेंस ना हो, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, मेंटेनेंस उसमें इंपॉर्टेंट होता है रिलायबिलिटी उसमें मेंटेन रखने के लिए, ठीक है? ये हो जाएगा। सो अगर कोई मेंटेनेंस नहीं होगा तो एक फेल फेल हो जाएगा प्रोडक्ट आगे चल के, ठीक है? स्किल ऑफ ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे 2 बार वही आ गया है, ठीक है? तो स्किल ऑफ ऑपरेटर्स यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हमारे पास 6 पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना। तो रिलायबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट? किसी भी प्रोडक्ट की कस्टमर सैटिस्फाई होगा, वारंटी कॉस्ट यहाँ पे रिड्यूस होता है, ठीक है? और ब्रांड की इमेज अच्छी होती है, प्रोडक्ट की लाइफ इंक्रीज होती है। दैट्स इट। नाउ नाउ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज मीन टाइम ऑफ फेलियर, एमटीटीएफ। ओके, एमटीटीएफ क्या होता है, राइट? ये चीज आपको बिल्कुल हमें पता होना चाहिए, ठीक है? देखो, मीन टाइम टू फेलियर क्या होता है? एक आपका एवरेज टाइम होता है, इज द एवरेज टाइम अ प्रोडक्ट वर्क्स बिफोर इट फेल्स, राइट? तो समझ में आ रहा होगा, ये थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन देखो। एमटीटीएफ एक आपका बोल सकते हैं एक एवरेज टाइम होता है, राइट? कि जो एक प्रोडक्ट होता है, अ प्रोडक्ट वर्क्स बिफोर इट फेल्स, राइट? इट इज यूज्ड फॉर नॉन रिपेरेबल, राइट? रिपेरेबल प्रोडक्ट दैट आर नॉट repaired आफ्टर failure. Okay. So MTTF tells how long a product lasts on the average before breaking. ठीक है? मतलब जो प्रोडक्ट है फेल होने से पहले कितना एवरेज, मतलब कि वो अच्छे से काम किया, प्रोडक्ट काम किया बिफोर इट फेल्स। ओके, ये चीज है। और एमटीटीएफ कहाँ यूज होता है? नॉन रिपेयरेबल प्रोडक्ट्स में। ओके, यस। नाउ जैसे देखो एग्जांपल से क्लियर होगा ये चीजें। देखो सपोज करो 5 बल्ब्स हैं, ठीक है? 5 बल्ब्स फेल आफ्टर 100 हार्स, 120 120 हार्स, राइट? 110 हार्स, राइट? 130 एंड 140 हार्स, राइट? तो क्या होगा, मान लेते हैं जो 5 बल्ब्स है वो कब फेल किया? इतने हार्स के बाद, ठीक है? ठीक। तो इसका टोटल कैसे हम कैलकुलेट करें? टोटल टाइम जो है यहाँ पे 600 हार्स हो जाएगा, ठीक है? तो एमटीटीएफ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है, टोटल ऑपरेटिंग टाइम इसका कितना था? टोटल ऑपरेटिंग टाइम इसका इतना था, इतना टाइम तो ये चला बल्ब, राइट? ये जो बल्ब है इतना टाइम चला, इसके बाद मे बी 600 जैसे 601 हार्स पे बल्ब उड़ गया, मतलब अब वहां पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है? तो इतना तो चला, ये आपका इसका ऑपरेटिंग टाइम हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा डिवाइड में नंबर ऑफ आइटम कितने थे? नंबर ऑफ आइटम हमारे पास 5 थे, ठीक है? तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो हमारे पास यहाँ पे 120 आ जाएगा, राइट? मतलब यहाँ पे जो मीन टाइम टू फेलियर है, मतलब देखो ये वही है, आप समझ में आ गया कि इज द एवरेज टाइम ए प्रोडक्ट वर्क्स, कि ये इतना टाइम तो आपका चला ही, एवरेज टाइम 120 हार्स निकल के आ रहा है कि इतना टाइम आपका प्रोडक्ट अच्छे से काम किया, देन खराब, राइट? ये चीजें आपका ये मतलब एवरेज टाइम बताता है किसी प्रोडक्ट का कितने अच्छे से काम किया कितना, ठीक है? एग्जाम्पल जरूर बताना, ठीक है? कहाँ पे यूज करते हैं ये? हम वहां यूज करते हैं, पहले ही बताया, नॉन रिपेरेबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके, ये चीज। तो जैसे पहला हमारे पास लाइट लाइट बल्ब्स हो जाएगा, फ्यूज, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जो भी नॉन मतलब नॉन रिपेयर जो मतलब नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये चीजें हैं। तो items that are not repaired, only replaced. Okay, measures product reliability, मतलब compare helps compare products, right? Helps in warranty decision improve, यहाँ पे डिजाइनिंग improve होती है, प्लानिंग improve होती है, ठीक है? ये चीज हो गया मीन टाइम टू फेलियर। ओके, ओके। नाउ नाउ यहाँ पे वही आ गया, रिलायबिलिटी क्या है ऑलरेडी हमने देखा। अब यहाँ पे हमारे पास टॉपिक ये है कि प्रोसीजर क्या होता है, कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं रिलायबिलिटी का। रिलायबिलिटी का हमने डेफिनेशन समझा, अब रिलायबिलिटी को हम कैलकुलेट भी करते हैं। कैसे? कुछ फॉर्मूले होते हैं उसकी हेल्प से, ठीक है? रिलायबिलिटी का मतलब तो समझ में पहले हमने समझ लिया कि क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ पे प्रोसीजर इसका डायरेक्ट देखते हैं। सो दो सिंपल हमारे पास मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के लिए, किसको? रिलायबिलिटी को, ठीक है? तो पहला हमारे पास मेथड होता है कि हम फेलियर फेलियर रेट का यूज करते हैं।
दैट इज लैम्डा। ओके, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला जस्ट याद रखना, पूछा जाए इसका प्रोसीजर बता देना, और यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं आ जाएगा, ठीक है। So this is the formula of calculating the reliability by using फेलियर रेट, जो कि लैम्डा है। ओके, फॉर्मूला ये है, अब यहाँ पे सब क्या है, यहाँ पे यही लिखना है, राइट। ये आर ऑफ टी जो होगा रिलायबिलिटी एट टाइम टी, राइट। दिस इज लैम्डा फेलियर रेट है, एंड इट इज द टाइम, एंड ये आपका क्या है, बेसिकली कांस्टेंट है आपका, जो कि ये वैल्यू है इसका, ठीक है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे है, लैम्डा की वैल्यू ये है, राइट, टी की वैल्यू ये है, बस आपको कैलकुलेट यहाँ पे कर देना, कोई एग्जांपल ले लेना, यही रट नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला मेथड हो जाएगा, इस मेन फॉर्मूला ही है यहाँ पे, राइट। इस फॉर्मूले का यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिलायबिलिटी को। और दूसरा हमारे पास होता है सर्वाइवल रेशियो का यूज कर सकते हैं, राइट। देखो कैसे, इफ आउट ऑफ 100 टाइम्स 90 सर्वाइव आफ्टर 1 ईयर, तो रिलायबिलिटी कैसे होगा, नंबर ऑफ सर्वाइविंग आइटम्स डिवाइड में टोटल आइटम्स। तो नंबर ऑफ सर्वाइविंग आइटम्स कितने हैं, 90, दिस वन, एंड कितने थे टोटल, 100 आइटम्स, ठीक है। तो हमारे पास कितना निकल पा रहा है, जो सर्वाइवल रेशियो है 90%, 0.9 यू कैन से, ठीक है। तो ये हमारे पास मेथड वन मेथड टू करके होते हैं। तो यहाँ पे पहला हमारे पास है कलेक्ट फेलियर डेटा। हम क्या करेंगे, फेलियर डेटा को पहले कलेक्ट करेंगे, ये मेथड टू का स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। फिर कैलकुलेट करेंगे फेलियर रेट, ओके। फिर अप्लाई करेंगे रिलायबिलिटी फॉर्मूला, इंटरप्रेट करेंगे रिजल्ट को, ठीक है। अब अगर आर की वैल्यू यहाँ पे 1 आती है, परफेक्ट रिलायबिलिटी है, अगर बहुत जो मतलब क्लोज है 1 के, तो हाई रिलायबिलिटी है, अदरवाइज मतलब कि बोल सकते हो लो रिलायबिलिटी है, ठीक है। ये चीज हमारे पास होता है, ये प्रोसीजर थोड़ा सा समझ के रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हाउ रिलायबिलिटी कैन बी बिल्ट इन अ प्रोडक्ट, कैसे किसी भी प्रोडक्ट में रिलायबिलिटी उसकी अच्छी होती है, राइट। तो यहाँ पे देखो, मतलब कि प्रोडक्ट कैसे रिलायबल होगा, ये चीज हमें यहाँ पे बताना है, क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास है गुड डिजाइन, अच्छा डिजाइन करो प्रोडक्ट का, तो ऑटोमेटिकली उसकी रिलायबिलिटी होगी, ठीक है। तो यूज करो प्रॉपर इंजीनियरिंग जो प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये भी देखो, प्रोडक्ट यहाँ पे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, प्रोडक्ट हमारा क्या हो सकता है, कोई बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो भी एक प्रोडक्ट तो है, राइट। जैसे मान लो कोई बैंक का एप्लीकेशन है, जिससे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होंगे, ठीक है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। अब इसमें मान लो कोई, अगर इसका डिजाइनिंग ही अच्छा नहीं किया गया, मतलब यहाँ पे जैसे सॉफ्टवेयर डेवलप करने का जो मतलब प्रिंसिपल होता है, एसडीएलसी, राइट, मेथोडोलॉजी होता है, अगर कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को। अगर मान लो ये प्रिंसिपल फॉलो ही नहीं किया, तो क्या ये अच्छा बनेगा, प्रोडक्ट रिलायबल होगा, नहीं होगा, 2 ट्रांजेक्शन होगा, फेल कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीका वहां पे फॉलो होना चाहिए, गुड डिजाइनिंग का मतलब ये होता है। यूज करिए हाई क्वालिटी मटेरियल्स का, हाई क्वालिटी मटेरियल्स का। ये जो बैंक का मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, बैंक एप्लीकेशन, अब ये जो एप्लीकेशन बनाया गया है, कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन से कोडिंग लैंग्वेज का यूज करके बनाया गया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिक्योर है कि नहीं, तो ये हाई क्वालिटी मटेरियल्स का यूज, कोई अभी यहाँ पे मैंने यही वाला एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो कोई भी आप रिलेट करके बता सकते हो, ठीक है। तो ड्यूरेबल होना चाहिए, राइट, टेस्टेड मटेरियल्स होना चाहिए, अच्छा मटेरियल होगा तो लेस फेल होगा, ठीक है। पॉइंट्स बताने हैं आपको, ठीक है। प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होना चाहिए, अच्छे से प्रोसेस वहाँ पे हो रहा हो, ठीक है। टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन भी होना चाहिए, टेस्ट करो प्रोडक्ट को अंडर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, परफॉर्म रिलायबिलिटी टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग बिफोर लॉन्च, ठीक है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान यहाँ पे होता है, डिजाइन प्रोडक्ट फॉर इजी मेंटेनेंस, ओके। ना फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे ऑपरेटर्स को, ट्रेनिंग ऑफ ऑपरेटर्स, राइट, स्किल्ड वर्कर्स, राइट, रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, एंड फिर एरर प्रूफिंग, ओके। डिजाइन सिस्टम टू प्रिवेंट मिस्टेक्स, दैट्स इट, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है कि हम कैसे मतलब इवेलुएट कैसे करेंगे रिलायबिलिटी को। इवेल्युएशन इसका समझते हो, इसमें मेथड्स हमारे पास होते हैं, राइट। तो इसे आओ यहाँ पे देखते हैं। तो इवेल्युएशन ऑफ रिलायबिलिटी का मतलब यहाँ पे है कि मेजर करना, एनालाइज करना कि कितना प्रोडक्ट आपका कितना रिलायबल है, राइट, मतलब जो प्रोडक्ट है कितना रिलायबल है, राइट। तो कैलकुलेशन ऑफ रिलायबिलिटी वो दूसरा है, मतलब अगर प्रोसीजर पूछा जाए कैलकुलेशन का, तो ये पीछे वाला लिखना जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। ये चीज प्रोसीजर में 2 मेथड्स। बाकी यहाँ पे अगर ऐसा पूछ जाए इवेल्युएशन ऑफ रिलायबिलिटी, क्वेश्चन मेंशन रहेगा, अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है, मतलब ये इवेल्युएशन रिलायबिलिटी का मतलब है कि कोई प्रोडक्ट कितना रिलायबल है, इसे चेक करना। तो मेथड्स क्या है इसको चेक करने के कि कोई प्रोडक्ट कितना रिलायबल है। देखो, पहला लाइफ टेस्टिंग होती है। लाइफ टेस्टिंग मतलब टेस्ट प्रोडक्ट अंटिल इट फेल्स, प्रोडक्ट को तब तक टेस्ट मतलब
नॉट टेस्ट, टेस्ट करो, मतलब कहने का मतलब है प्रोडक्ट को तब तक टेस्ट करो जब तक वो फेल ना हो जाए। जिस पॉइंट पे वो फेल होगा, मतलब उसकी वो अपर कंट्रोल लिमिट थी, उसके बियॉन्ड उसके आगे जाते ही क्या हुआ, प्रोडक्ट फेल कर गया। ठीक है, रिकॉर्ड करो उसके ऑपरेटिंग टाइम को, ठीक है, वही सेम चीज। तो रन करो, एक एग्जांपल लिया है, रन करो एक बल्ब को अंटिल इट स्टॉप्स वर्किंग। ठीक है, तो ये चीज होती है लाइफ टेस्टिंग का मतलब। नाउ एक्सीलरेटेड लाइफ टेस्टिंग, टेस्ट करो प्रोडक्ट को अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस। मान लो एक कंडीशन थी, वहां तक भी चल गया, और एक्सट्रीम कंडीशन तक चेक करो उसको। राइट, ऐसा कुछ। तो ये चीज है। नाउ फिर क्या करो, फील्ड डेटा कलेक्शन, कलेक्ट फेलियर डेटा फ्रॉम कस्टमर। फिर जो फेलियर डेटा है कस्टमर से कलेक्ट करिए, स्टडी करो वारंटी क्लेम्स को, फिर रिलायबिलिटी कैलकुलेशन यहाँ पे होगा, ये वही वाला फॉर्मूला है, राइट। तो इससे क्या होगा, हम यहाँ पे रिलायबिलिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे। फिर हम यहाँ पे एमटीटीएफ कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो एमटीटीएफ मतलब कि कैलकुलेट कर लेंगे जो भी प्रोडक्ट आइटम हमारा नॉन रिपेयर्ड होगा उसके लिए, नहीं तो एमटीबीएफ हमारे पास होता है रिपेयरेबल आइटम्स के लिए। ठीक है, तो ये देखो पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या मेथड्स होते हैं इवेल्युएट करने के लिए रिलायबिलिटी को। नाउ स्टेप्स भी हमारे पास हैं, कलेक्ट करो फेलियर डेटा को, और फेलियर रेट को कैलकुलेट करो, रिलायबिलिटी को फिर कैलकुलेट करो। अब जैसे यहाँ पे अगर ये स्टेप याद हो गए ना, फेलियर डेटा को कलेक्ट कर लिया गया, फेलियर रेट को कैलकुलेट किया गया, फेलियर फेलियर रेट कैसे कैलकुलेट होगा, हम रिलायबिलिटी कैलकुलेशन करके। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर भी या फिर एक्सप्लेन कर पाओगे। इसी वजह से यहाँ पे मैंने पॉइंट्स बताए, बाकी डिटेल में आएगा तो ये सब तो एक्सप्लेन करना ही होगा आपको। एंड यू आर इन लास्ट ईयर, डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको करनी आनी चाहिए और आती है, राइट। ये सारी चीजें हो गई आपकी स्टेप्स में। ठीक है, ओके। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट। ओके, मतलब इंटरप्रेट कैसे करेंगे, टेस्ट रिजल्ट का क्या मतलब है, इसको पहले समझते हैं। ठीक है, देखो, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट का मतलब है एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना, किसको, रिजल्ट को, जो हमने ऑब्टेन किया कहाँ से, प्रोडक्ट टेस्टिंग से, राइट, प्रोडक्ट से, ये सारी चीजें, टू डिसाइड वेदर द प्रोडक्ट इज रिलायबल और नॉट। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेस्ट रिजल्ट का मतलब है एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना, द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोडक्ट टेस्टिंग टू डिसाइड whether the product is reliable or not, राइट। एक तो चीज हमने इवेल्युएट कर दिया, राइट, रिलायबिलिटी को, अब उसको इंटरप्रेट करना कि कितना रिलायबल है, राइट, प्रोडक्ट रिलायबल है कि नहीं, ये सारी चीजें। तो आफ्टर टेस्टिंग अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को हमने टेस्ट कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, टेस्ट करने के बाद प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा उसको स्टडी करेंगे और देखेंगे इफ इट मीट्स रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स और नॉट। स्टेप्स क्या है इंटरप्रेट करने के लिए टेस्ट रिजल्ट को, पहला हमारे पास यहाँ पे है कंपेयर, कंपेयर विद स्पेसिफिकेशंस, चेक वेदर प्रोडक्ट मीट्स डिजाइन लिमिट्स, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, राइट। तो हम उसे कंपेयर करेंगे स्पेसिफिकेशन से, राइट, कि जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है उसको मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है कि नहीं, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है कि नहीं, अगर विद इन लिमिट है तो एक्सेप्ट करो, अदरवाइज रिजेक्ट करो, राइट। एनालाइज करो फेलियर डेटा को, काउंट करो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स को, स्टडी फेलियर पैटर्न्स, कैलकुलेट फेलियर रेट, ओके, कैलकुलेट रिलायबिलिटी, इसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये स्टेप्स हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिफाई करेंगे रूट कॉज ऑफ फेलियर, मटेरियल डिजाइन प्रोसेस, मतलब रूट कॉज फाइंड आउट करना, ओके। फिर चेक करो ट्रेंड ऑफ फेलियर्स, ओके, इंक्रीजिंग फेलियर्स, अगर फेलियर इंक्रीज हो रहा है मतलब कि प्रोसेस की प्रॉब्लम है, ठीक है, रैंडम अगर फेल हो रहा है तो नॉर्मल वेरिएशन है, कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है, राइट। तो डिसाइड करेक्टिव एक्शंस, वहाँ पे कौन सा करेक्टिव मेथड्स यूज करना है। तो ये हमारे पास क्या थे, इंटरप्रिटेशन उस रिजल्ट का करना, ठीक है, ओके। एग्जांपल देखो, जैसे 100 प्रोडक्ट्स हैं, आर टेस्टेड फॉर 1 ईयर्स, 95 वर्क्स प्रॉपर्ली, 5 फेल हो गए, तो रिलायबिलिटी निकल के ये आ रही है, कंपनी स्टैंडर्ड्स 90% है, राइट, प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है, राइट। कंपनी को क्या चाहिए कि भैया 90% प्रोडक्ट हमारे सही होने चाहिए, उसमें 10% खराब निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे तो उससे ज्यादा हो रहा है रिलायबिलिटी, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास है, कोई एग्जांपल लेके बता सकते हो, तो ये इंटरप्रिटेशन का मतलब हमारे पास हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे टॉपिक है, राइट, क्वेश्चन समझ सकते हो, हाउ रिलायबिलिटी कैन बी कंट्रोल्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग।
ठीक है? मतलब यहाँ पे रिलायबिलिटी कंट्रोल का ये टॉपिक है और इसमें ऐसे ही क्वेश्चन से आ सकता है कि कैसे हम रिलायबिलिटी को कंबाइन करके पूछेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि 7 मार्क्स में पहले रिलायबिलिटी पूछ रहा है फिर उसके नीचे 7 मार्क्स में, ऐसा नहीं, एक कंबाइन करके रिलायबिलिटी भी आपसे पूछ लेगा, इंटरप्रिटेशन उसके रिजल्ट का और उसका कंट्रोल करने का मेथड्स, तो कंबाइन करके 7 मार्क्स का बनता है, ठीक है? तो हाउ रिलायबिलिटी, ऐसे क्वेश्चन आएगा, हाउ रिलायबिलिटी कैन बी कंट्रोल्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, जब प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है तो उस दौरान कैसे हम उसकी रिलायबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, आओ देखते हैं। ठीक है? तो कुछ तरीके हैं यहाँ पे, ठीक है? देखो, पहला हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे गुड क्वालिटी मटेरियल्स। बार-बार रिपीट हो रहा है, अलग-अलग बस यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है, राइट? तो वही हमारे पास है, राइट? कंट्रोल करने के लिए हम गुड क्वालिटी मटेरियल, जब हमारा प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, तो उसी दौरान हम अच्छे मटेरियल वहाँ पे यूज़ करें उसको बनाने के लिए, ठीक है? रिलायबल सप्लायर को जब आप जॉइन किए रहोगे, जो सप्लाई कर रहा है आपको प्रोडक्ट, ठीक है? बताया था ये सप्लायर का क्या मतलब है यूनिट फर्स्ट में। तो पुअर क्वालिटी मटेरियल से उसको हटा दो स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर उसी को चिपका दिया जाएगा प्रोडक्ट में, राइट? तो प्रोडक्ट बेकार होगा, राइट? एट द एंड फिर बहुत सारे कंप्लेंट आने वाले हैं कस्टमर की तरफ से, तो ये चीज़ें होती हैं। तो अच्छा मटेरियल यूज़ करो स्टार्टिंग से ही जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है। और दूसरा, फॉलो करो एसओपी को, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हर एक चीज़ का एक प्रोसीजर होता है। देखो, प्रोसीजर फॉलो करके मतलब उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाना चाहिए, ठीक है? और प्रोसेस कंट्रोल हमारे पास है नेक्स्ट, एक सेकंड। हाँ, प्रोसेस कंट्रोल मतलब कि कंट्रोल चार्ट यूज़ करो, मॉनिटर करो वेरिएशन को, डिटेक्ट प्रॉब्लम वहाँ पे जो भी है उसे डिटेक्ट करो, ठीक है? तो फिर ये है, मशीन मेंटेनेंस भी वहाँ पे होना चाहिए, स्किल्ड ऑपरेटर वहाँ पे रहने चाहिए, राइट? तो इससे क्या होगी? रिलायबिलिटी कंट्रोल होगी, ठीक है? इंस्पेक्ट करो, टेस्ट करो, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस यहाँ पे है, डॉक्यूमेंटेशन एंड फिर रिकॉर्ड करते रहो। देखो, इतना मतलब पूरा ये मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, नोट्स रहेगा, रीड करना, ठीक है? बाकी पॉइंट्स देखो समझ में आ रहा होगा और चीज़ें वही रिपीट हो रही है बस। तो कितने तरीके हैं यहाँ पे, तो ये कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं, अच्छे मटेरियल यूज़ करो, प्रोसीजर फॉलो करो, प्रोसेस कंट्रोल होना चाहिए, मशीन मेंटेनेंस होना चाहिए और जो वर्कर हैं वो स्किल होने चाहिए, इंस्पेक्शन करो, टेस्टिंग करो और करेक्टिव मेथड्स वहाँ पे होने चाहिए। अगर इन केस फेल होता है देन फिर डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड, ये तो होता ही है, ठीक है? तो ये हो गया। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे है मेंटेनेबिलिटी, राइट? ये क्या होता है? देखो, किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट को भी मेंटेन रखना या किसी भी चीज़ का एक मेंटेनेंस तो लगा ही रहता है, ठीक है? तो मेंटेनेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट टू बी रिपेयर्ड एंड रिस्टोर्ड टू वर्किंग कंडीशंस इजीली एंड क्विकली आफ्टर फेलियर, राइट? तो ये चीज़ है। जैसे बाइक थी, राइट? बाइक अब मान लो स्टार्ट नहीं हो रही है, काम नहीं कर रही है, मे बी उसका मेंटेनेंस काफ़ी टाइम से उसका सर्विस ना किया गया हो, राइट? तो क्या होगा? अब उसको फिर से क्या किया जाएगा? उस प्रोडक्ट ही बोल रहे 1 मिनट के लिए, तो वो उसको रिपेयर किया जाएगा, उसे रिस्टोर किया जाएगा कि वर्किंग कंडीशन में बाइक फिर से चलना स्टार्ट कर देगी, ठीक है? तो यही होता है, मेंटेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है? अगर जैसे अ कार विद इजीली अवेलेबल स्पेयर पार्ट्स, हाई मेंटेनेबिलिटी है, राइट? और अ मशीन दैट टेक्स मेनी डेज टू रिपेयर, उसकी लो मेंटेनेबिलिटी है। अच्छा, हाँ, ऐसा कुछ मतलब कोई जैसे प्रोडक्ट है, अगर उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं मतलब कि अ, वो इजीली मतलब अवेलेबल है, तो उसकी मेंटेनेबिलिटी ना बहुत मतलब अच्छी है, ठीक है? और कोई मशीन है, उसके स्पेयर पार्ट्स इट टेक्स टू मच टाइम, मतलब रिपेयर होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, सो लो मेंटेनेबिलिटी हो जाएगी। फीचर्स यही होता है, इजीली एक्सेस होता है पार्ट्स का, ठीक है? सिंपल डिज़ाइन, ईज़ी फॉल्ट डिटेक्शन होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स, क्लियर रिपेयर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेंशन होता है। तो ये मेंटेनेबिलिटी का मतलब होता है, ठीक है? अब बात करते हैं जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मेंटेनेबिलिटी को, ओके? प्रोडक्ट डिजाइन, अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स, स्किल ऑफ मेंटेनेंस स्टाफ, ओके? और अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। अगर ये सारी चीजें थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाए ना, तो मेंटेनेबिलिटी हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी, कहने का मतलब है। प्रोडक्ट की डिजाइन अच्छी नहीं होगी तो क्या उसे बाद में मेंटेन करना इजी होगा? बिल्कुल भी नहीं। टूल्स अच्छे नहीं होंगे तो क्या होगा? नहीं। मेंटेनेंस स्टाफ होते हैं वहाँ पे उसको मेंटेन करने के लिए, सो इनका भी एक अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है? तो ये सब वही बात किया जा रहा है कि ये सब फैक्टर्स होते हैं। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द 2 मार्क्स, डिफरेंस बिटवीन रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। मुझे नहीं लगता अब नहीं बता पाओगे, दोनों डिटेल में हमने देखा, फिर भी देख लेते हैं शॉर्ट में। रिलायबिलिटी का मतलब हाउ लॉन्ग प्रोडक्ट वर्क्स विदाउट फेलियर, बिना फेल हुए कोई प्रोडक्ट कितना चल गया, रिलायबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी का मतलब है हाउ इजली प्रोडक्ट कैन बी रिपेयर्ड आफ्टर फेलियर, मतलब फेल हो गया है तो उसको रिपेयर कितना जल्दी किया जा सकता है, कितना इजीली, ये मेंटेनेबिलिटी होता है। याद रखना इंपॉर्टेंट था, ठीक है? 2 मार्क्स के लिए। नाउ अब हमारे पास लास्ट के कुछ टॉपिक हैं, जीरो डिफेक्ट देख लेते हैं क्या होता है।
देन इसके बाद हमारे पास क्वालिटी सर्कल होगा। हाँ, अभी ज़ीरो डिफेक्ट देखेंगे और इसमें कुछ प्रोग्राम होते हैं इम्पोर्टेंट, ये चीज़ फिर एक क्वालिटी सर्कल हमारे पास लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है? तो ये चीज़ चलो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो जीरो डिफेक्ट क्या है? नाम से क्लियर हो रहा है, जीरो डिफेक्ट एक क्वालिटी कॉन्सेप्ट है बेसिकली दैट एम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स विदाउट एनी डिफेक्ट्स। नाम से क्लियर हो रहा है भैया, जीरो डिफेक्ट मतलब प्रोडक्ट में जीरो जीरो डिफेक्ट होगा, राइट? मतलब अब एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा रहा है विदाउट एनी डिफेक्ट्स, यही होता है जीरो डिफेक्ट का मतलब। क्वालिटी कॉन्सेप्ट है जो इसका बस एम यही होता है कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना विद जीरो डिफेक्ट, ठीक है? दिस इज कॉल्ड जीरो डिफेक्ट, ओके, ठीक है? ओके, नाउ ये वही लिखा है, मेक प्रोडक्ट्स करेक्टली विदाउट मिस्टेक, बिना गलतियों के क्या करना, प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना इज कॉल्ड जीरो डिफेक्ट। नाउ इफ अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 1000 आइटम्स एंड नन आर डिफेक्टिव, कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, 1000 आइटम प्रोड्यूस कर रही है, इसमें से एक भी आइटम डिफेक्टिव नहीं निकले तो क्या है, जीरो डिफेक्ट, बस हो गया। अब जीरो डिफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ना कुछ प्रोग्राम होते हैं और यही हमारे पास पूछे जाते हैं, तो आओ इसे यहाँ पे हम जल्दी से समझ लेते हैं। ओके, तो आओ देखते हैं जीरो डिफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम क्या होता है। देखो, दिस इज द प्लान्ड प्रोग्राम इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव जीरो डिफेक्ट। ये कुछ प्रोग्राम होता है, ये जीरो डिफेक्ट क्यों आया बताओ? एक फैक्ट्री है, 1000 आइटम अगर बना रही है तो ये तो एक मतलब ऑब्वियस चीजें होती है, कोई मास मतलब बहुत ज्यादा कुछ चीज बनाई जाती है तो गलतियां हो ही जाती है, बट क्यों यहाँ पे एक भी आइटम डिफेक्ट नहीं हुआ? रीजन ये था कि इनका कुछ प्रोग्राम है, राइट? कुछ बोल सकते हो एक स्टैंडर्ड तरीका है, वो उन्होंने फॉलो किया और अचीव किया जीरो डिफेक्ट को। तो वही समझना है। मैनेजमेंट कमिटमेंट पहला, मैनेजमेंट मतलब टॉप मैनेजमेंट ना बहुत सपोर्ट करते हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट को लेकर के। यहाँ पे क्या होंगे, इनके प्रोग्राम में सारे एम्प्लॉय अवेयर होंगे चीजों को लेकर के, ठीक है? ट्रेनिंग प्रोग्राम इनके यहाँ चलता है, राइट? जो भी फैक्ट्री मतलब बता रहा हूँ एग्जाम्पल से, जीरो डिफेक्ट जहाँ पे भी मतलब हो रहा है, राइट? तो ट्रेनिंग प्रोग्राम वहाँ पे चलता है, प्रॉपर स्किल सभी के पास है, वर्कर वर्कर के पास, ठीक है? सेट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ओके? मोटिवेशन एंड रिकॉग्निशन यहाँ पे है, लोग मोटिवेटेड है, उनको रिवार्ड मिलता है। जीरो अगर मतलब कि डिफेक्ट फ्री अगर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है? एरर प्रिवेंशन मेथड्स वहाँ पे काफ़ी सारे होते हैं। मतलब एक स्टेप एक प्रोग्राम अगर फॉलो होगा अच्छे से ना, तो नहीं होगा, तब ज़ीरो डिफेक्ट होगा, ठीक है? समझ पा रहे हो? तो ये हमारे पास होते हैं और कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग हमारे पास हो रही होती है। दैट्स इट। ये प्रोग्राम वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स याद रखना। ओके। नाउ अब हमारे पास लास्ट टॉपिक यहाँ पे है, क्वालिटी सर्कल क्या होता है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है? आओ देख लेते हैं। क्वालिटी सर्कल क्या है? क्वालिटी सर्कल एक हमारा स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज होता है। लाइक यहाँ पे स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब है 5 टू 10 मेंबर्स जिसमें होते हैं, ठीक है? एक स्मॉल ग्रुप होता है क्वालिटी सर्कल, नाम से नहीं क्लियर हो रहा है? जैसे बोलते हो यहाँ पे क्वालिटी हटा दो अभी के लिए, यहाँ पे बोलते हो फ्रेंड बोलते हो, तो फ्रेंड सर्कल बोलते हो, तो फ्रेंड सर्कल का मतलब क्या कि दो चार दोस्त होंगे, एक फ्रेंड सर्कल होगा, उन्हीं का आपस में दोस्ती होगी, ठीक है? तो उसे हम फ्रेंड सर्कल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड सर्कल नहीं, यहाँ पे क्वालिटी सर्कल है, राइट? मतलब स्मॉल ग्रुप ये भी है लेकिन एम्प्लॉइज का यहाँ पे है, राइट? ग्रुप है जब 5 टू 10 मेंबर्स होते हैं जो मीट करते हैं और मतलब कि वो जो रेगुलरली क्या करते हैं, मिलते हैं, राइट? डिस्कस करते हैं और वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम, ये तो एकदम मैच कर रहा है फ्रेंड सर्कल से, ठीक है? जो फ्रेंड आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, सब रिलेटेड मतलब करते हैं, ठीक है? प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, वैसे ही है यहाँ पे, बट यहाँ पे क्वालिटी पे डिस्कशन होगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो, सारी चीजें रिलेटेड टू देयर वर्क, ओके? एम्प्लॉइज़ करेंगे, ठीक? समझ पा रहे हो? तो ये वही है, जैसे एक कोई फैक्ट्री है उसमें 8 वर्कर्स काम कर रहे हैं, सब आपस में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो क्वालिटी सर्कल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है जब आपस में सब ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज़ बात करेंगे, राइट? और यहाँ पे रेगुलरली मीट करेंगे एंड आइडेंटिफाई करेंगे, डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स को, तो क्या होगा? प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी, सॉल्व होगा वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है? एम्प्लॉयी पार्टिसिपेशन एक अच्छा हो जाएगा, टीम वर्क हो रहा है देखो सर्कल बनाने से, ठीक है? तो इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है, डेवलप होता है स्किल्स, इंक्रीज होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है? तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे। फंक्शंस की बात करें, यहाँ पे काफी सारे फंक्शंस होते हैं, राइट? मतलब फंक्शन का मतलब है कि क्वालिटी सर्कल ना मतलब कि कैसे, हाउ अ क्वालिटी सर्कल वर्क्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ये काम करता है, इसका फंक्शन मतलब यही। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखो, पहले क्या होगा ना, वो जो हमने देखा ना स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज, उनका पहले फॉर्मेशन होगा। सिंपल सी बात है, फ्रेंड सर्कल बनाना है तो पहले दो चार दोस्त ढूंढो, राइट? फिर उनसे बात करो, एक मतलब फॉर्मेशन होगा एक ग्रुप का, ठीक है? तो ये हो गया, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप यहाँ पे हो गया, ठीक है?
इसमें और इस फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप में से फ्रेंड सर्कल में भी एक लीडर होता है, राइट? एक लीडर होता है इसमें भी अ, श ख मतलब क्वालिटी सर्कल में भी जो मतलब स्मॉल ग्रुप ऑफ जो हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉइज़ है, इसमें भी एक लीडर होगा, राइट? जो इस क्वालिटी सर्कल का लीडर होगा। फिर हम इसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज़ करेंगे प्रॉब्लम को, ठीक है? फिर यहाँ पे क्या होगा, डेवलप करेंगे उसका सॉल्यूशन, प्रेज़ेंट करेंगे मैनेजमेंट को उसका सॉल्यूशन, ठीक है? फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, फिर रिव्यू करेंगे और उसका कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, ठीक है? अब देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप इसे खुद भी पढ़ रहे हो, जैसे मैं आपको पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, ये चीज़ें पूरा डिटेल में जो लिखा हुआ है, रीड कर रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ते हैं, राइट? ऐसा नहीं कि इसको आप पढ़े, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप का मतलब कि हाँ, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज़ होगा, उसका फॉर्मेशन होगा। रिलेट करो फ्रेंड सर्कल से, ठीक है? उसमें एक लीडर होगा, कॉन्सेप्ट फिर लिखोगे बना करके, ठीक है? अब ऐसा नहीं लाइन टू लाइन याद करने बैठे हो, कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पे अगर पार्टिसिपेशन इज़ वॉलंटरी लिखा है, तो इस लाइन को लिख के आना एग्ज़ाम में, राइट? समझ पा रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? ये एटलीस्ट हेडिंग बस याद रहनी चाहिए। इसका तो बिल्कुल नहीं याद होता है एग्ज़ाम में, कभी ये याद भी नहीं आता वहाँ पे, ठीक है? बस हेडिंग याद आती है, तो इसी से चीज़ समझ में आ जाती है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर वहाँ पे वी नो दैट, आई नो दैट, पता नहीं क्या-क्या लिखना होता है, समझ रहे हो, ठीक है? तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं, समझ पा रहे हो? एडवांटेज यहाँ पे लास्टली देख लेते हैं। एडवांटेज अब देखो, यहाँ पे भी स्मार्ट वर्क है, ऑब्जेक्टिव हमने देखा, मान लो कैसे करके यही सारे पॉइंट्स आपने रट लिए, तो एडवांटेज पूछ लिया, ऑब्जेक्टिव नहीं आया, तो यही पॉइंट्स लिख सकते हो, समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? ये हम यहाँ पे एडवांटेज इसको भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इज़ मतलब एडवांटेज हो सकता है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखी है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे देखो, क्वालिटी इंप्रूव होगी, राइट? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, टीम वर्क होगा, एम्प्लॉयी मोरालिटी अच्छी होगी, स्किल हो अच्छा होगा, कॉस्ट रिड्यूस होगा और क्या, ठीक है? तो ये सारा हमारे पास क्या है? एडवांटेज है। लिमिटेशंस भी होते हैं। फ्रेंड फ्रेंड सर्कल के खाली फायदे नहीं है, नुकसान भी होते हैं और नुकसान आप सब जानते हो, ठीक है? तो पहला हमारे पास क्या होगा? लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट, ठीक है? इफ मैनेजमेंट डज नॉट सपोर्ट तो सर्कल फेल हो जाएगा, ठीक है? और लैक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज, सम वर्कर्स में भी आपके इसमें इंटरेस्ट ना हो। मान लो 2-4 दोस्त आपने बनाए, इसमें से एक दोस्त इंटरेस्टेड ही नहीं है, राइट? आप लोगों से बात करने के लिए, राइट? तो ये सब फ्रेंड सर्कल का एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी यहाँ पे क्वालिटी सर्कल बताना। ये थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे रिलेट कर रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये फ्रेंड सर्कल अगर बनाए हो, तो कहीं न कहीं क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है कि नहीं होता है? 10-15 मिनट इसमें क्या होता है, अननेसेसरी वार्तालाप होता है यहाँ पे, ठीक है? तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। लिमिटेड अथॉरिटी, क्वालिटी सर्कल कैन सजेस्ट अ सॉल्यूशन बट अ फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय मैनेजमेंट। यस, ऐसा कुछ। समझ पा रहे हो? तो मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब है क्वालिटी सर्कल का जो लीडर होगा, भले ही जो चीज़ें यहाँ पे बस सजेस्ट करेगा बट वो तो एक टॉप मैनेजमेंट जो होता है अ, वही डिसाइड करेगा करना है कि नहीं करना है कोई चीज़, ठीक? ये चीज़ नॉट सूटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स। तो ये हमारे पास क्वालिटी सर्कल होता है और इसी के साथ आपका ये यूनिट कंप्लीट हो गई फिनिश। अब मैं यहाँ पे आपको चलो सिलेबस पहले दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो सिंपल सिलेबस डिफेक्ट डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन करके था। सारे टॉपिक्स अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे करा दिए हैं, ठीक है? कुछ यहाँ पे छोड़ा नहीं है, ठीक है? तो थ्योरेटिकल था, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। थैंक यू।